चाहता हूं, यह मत समझिए कि मोदी जी भाषण देकर के चुनाव जीत गए हैं। तो भाषण देने वाले लोगों की कमी है, बताइए। हमारे यहाँ बॉलीवुड में एक से एक लोग हैं। अमिताभ बच्चन को खड़ा कर देंगे, कितना अच्छा भाषण देंगे, तो प्रधानमंत्री बना देंगे उनको, बना देंगे भाषण सुन करके प्रधानमंत्री। नहीं साहब, ओपिनियन को जो है किस तरीके से मैनिपुलेट किया गया, एआई का इस्तेमाल करके, डेटा का इस्तेमाल करके किस तरीके से ओपिनियन को फ्रैक्चर्ड किया गया, किस तरीके से परसेप्शन को एस्टेब्लिश करके रियलिटी को बदलने की कोशिश की गई, ये जब हो गया तब पता चला। अब जैसे ऐसा क्या हुआ कि मनमोहन सिंह जी खराब हो गए और मोदी जी अच्छा हो गए। मनमोहन सिंह इज द पर्सन who has started the new liberal design. He is the main architect. तो मनमोहन सिंह खराब कैसे हो गए, ऐसा क्या हुआ? एक लेवल के बाद कांग्रेस वेलफेयरिज्म को पूरी तरह से छोड़ नहीं सकती है, उस पर बहुत पाप है, मैं उसको डिफेंड नहीं करने जा रहा हूं, लेकिन एक पॉइंट के बाद पूरी तरह से वो वेलफेयरिज्म से अपने आप को डिपार्ट नहीं कर सकता है। क्यों? तो फिर जिस लेगेसी के चलते आज वो कांग्रेस है, उस लेगेसी का क्या करेगा? गांधी को मारने का आरोप राइट विंग पे, और गांधी को जिंदा नहीं रखने का आरोप कांग्रेस पे। दिखाने के लिए भी यदि गांधी को जिंदा रखना है तो आप वेलफेयरिज्म से पूरी तरह से कैसे डिपार्ट कर सकते हैं? जो फ्रीडम स्ट्रगल की लेगेसी है, उस लेगेसी को आप कंप्लीटली कैसे गिव अप कर सकते हैं? इसलिए मनमोहन सिंह देर से ही सही इस देश में सिखों से माफी मांग ली। मोदी जी कभी भी मुसलमानों से माफी नहीं मांगेंगे, हमसे लिखवा लीजिए इस बात को। अब सवाल यह है कि मोदी जी आए क्यों? मोदी जी को अमेरिका ने वीजा देने से मना कर दिया था। कितना बार ये कोशिश की है कि एक बार देखाएं, दिया ही नहीं, और जब दे दिया तो कहते हैं यहीं रहने दो, अच्छा लगता है, कौन देश जाएगा। ऐसा क्या हुआ कि वीजा ही नहीं, तो उसको तो आप लोगों का पासपोर्ट होगा ब्लू कलर का, उनका लाल कलर का बना है, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट बना होगा, कैसे? तो मैं यहां पे उस वक्त भी हम में से बहुत सारे लोग, अन्ना जी का जब आंदोलन हुआ था ना, तो बोले थे कि जेपी का दूसरा आंदोलन हो रहा है। जेपी का जब पहला आंदोलन हुआ था तब भी दुनिया में कुछ हो रहा था, और जेपी के पहले आंदोलन के बाद ही इस देश में नव उदारवाद की शुरुआत हुई थी, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। नई शिक्षा नीति, नई आर्थिक नीति, सब कुछ नया हो गया था, अब फिर से नया हो रहा है, बस याद दिला रहे हैं आपको। न्यू इंडिया, ये ओल्ड क्या था, उससे न्यू अलग क्या होगा? पहले ओल्ड तो समझ लें, इसमें न्यू क्या होगा। अन्ना जी के आंदोलन में सबसे पहले स्वयं अन्ना जी ने कहा कि इस देश को मोदी जैसा प्रधानमंत्री का जरूरत है। याद कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा अगर हम फैक्ट गलत बोल रहे हो। जनरली हम बोलते नहीं है, क्योंकि मेरा झूठ बोल करके कोई पॉलिटिकल एम्बिशन प्राप्त करने का प्लान नहीं है। सबसे पहले अन्ना जी ने देश में लिया, और विदेश में कहां नाम लिया गया? न्यूयॉर्क स्ट्रीट में, कि मोदी जैसा व्यक्ति भारत की इमर्जिंग इकोनॉमी को लीड कर सकता है। और फंडिंग हुई, मोदी जी के नाम पे फंडिंग नहीं हुई थी, कांग्रेस को गाली देने के लिए फंडिंग हुई थी। और एंटी कांग्रेसिज्म इस देश में होना बहुत स्वाभाविक बात है। कोई पार्टी अगर इतने समय से रूल करेगी तो उसकी अगर अच्छाई है तो उसकी बुराई भी होगी। अच्छाई वो स्वयं नहीं बताती है। अब हमको नेहरू जी से क्या लेना देना? नेहरू जी की अच्छाई हम लोग बताते रहते हैं, गांधी जी की अच्छाई हम लोग बताते रहते हैं। किसी कांग्रेस वाले से बुला करके पूछिए कि नेहरू जी के बारे में है कुछ मालूम, कहेगा राहुल गांधी जिंदाबाद। अपनी अच्छाई वो स्वयं नहीं बताते हैं, बुराई तो बताने के लिए है ही। कौन? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्वयं की सेवा करते रहते हैं। इतना झूठ
कि पुराना देश क्या था वो पता ही नहीं था। नया फिर जो करे वो जो मन करे वो बता दीजिए, जो मन करे वो गिना दीजिए। और इनकी झूठ बोलने की जो काबिलियत है, माने एक से बढ़ करके एक हीरा है। पात्रा को देख के दुखी मत होइए, एवरेज प्लेयर है वो, उसे बड़ा बड़ा आदमी है। अब देखिए, जैसे एक उदाहरण के मैं आपको बताता हूं। हम लोगों को कहता है टुकड़ा टुकड़ा गैंग, और हमको कहता है, हमको, मेरे घर में दर्जन से ज्यादा परिवार में लोग आर्मी की नौकरी करते हैं और हमको कहता है कि हम आर्मी के खिलाफ हैं। दूसरा, मेरे ननिहाल में अभी वो मर गए हमारे वो नाना, तो मेरे नाना के जो भाई हैं उनको फ्रीडम फाइटर का पेंशन मिलता था। और मैं उस फैमिली से आता हूं, एक्सटेंडेड फैमिली, जिसके कांग्रेस के उस जिले में, मैं जिस जिले से आता हूं, कांग्रेस के भी फाउंडर उस परिवार से, मेरा ताल्लुक जिस परिवार से है, और कम्युनिस्ट पार्टी के भी फाउंडर उस परिवार से। ये उस वक्त का पॉलिटिकल कल्चर था। लेकिन बहुत आसानी से एक परसेप्शन क्रिएट किया गया। वही जो मैं आपको कह रहा हूं कि न्यू टूल का कैसे इस्तेमाल किया गया और न्यू इकोनॉमी की क्या जरूरत थी। हालांकि इस प्रोजेक्ट में वो फेल होंगे, कंप्लीटली फेल होंगे। जरूरत ये थी कि मनमोहन सिंह बोले कि भैया इससे ज्यादा नहीं, मैं कितना कराओगे भाई, कितना जान लोगे। 90 से लेकर के एग्रेसिवली जो है इस देश में हम न्यू लिबरल पॉलिसी इंप्लीमेंट कर रहे हैं। आप क्या कहते हो कि बैंक भी बंद कर दें, डाकघर भी बंद कर दें, रेलवे चलाना बंद कर दें, पार्लियामेंट बंद कर दें, तो सरकार क्या करेगी? फिर सरकार होगी किस बात के लिए? और इस कॉन्ट्राडिक्शन के बाद कहा कि हमको नया आदमी चाहिए, और उस नए आदमी का नाम अमेरिका में लिया गया। और अमेरिका की फंडिंग से जो आंदोलन यहां शुरू हुआ, एंटी मनमोहन सिंह मूवमेंट। अब यहां तो आपको बीजेपी को क्रेडिट देना पड़ेगा कि कांग्रेस के समय का जो कैग था, विनोद राय थ्योरी, वो भी कांग्रेस के खिलाफ था, और बीजेपी के समय का जो कैग है वो भी कांग्रेस के खिलाफ है। तब भी लोगों को समझ में नहीं आता है कि ये खेल है। थोड़ा सा इंसान यदि लॉजिकल हो जाए तो इस बात को समझ लेगा कि जब कांग्रेस सरकार में थी तो इस देश की बदहाली के लिए वो जिम्मेवार थे, और जब बीजेपी सरकार में है तब भी इस देश की बदहाली के लिए वही जिम्मेवार है। जब ये विपक्ष में थे और कोई हमला होता था तो ये सरकार पे हमला करते थे, आज सरकार में है तब ये विपक्ष पे हमला कर रहे हैं। ऐसे डेमोक्रेसी चलती है। और ये सब चीज हम लोग खरीद रहे हैं। ये सब चीज हम लोग क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि हम भी परसेप्शन के शिकार हैं। क्योंकि हमको जिस तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है उस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को हम नहीं समझ पा रहे हैं। इकोनॉमी जिस तरीके से ऑपरेट हो रही है उसको हम नहीं समझ पा रहे हैं। नतीजा क्या होता है? मान लीजिए अगर आपको किसी रूम में बंद कर दिया जाए तो आप दीवारों को धक्का मारेंगे ना, निकलने का रास्ता तलाशेंगे ना, लेकिन रास्ता तो दिखेगा नहीं। वही सिचुएशन इस देश के यूथ के साथ हुआ है कि उसको कोई अल्टरनेटिव ही नहीं दिख रहा है। उसको लग रहा है, क्योंकि वो इसी एजुकेशन सिस्टम में वो ट्रेंड हुआ है कि इस देश की बदहाली के लिए कांग्रेस जिम्मेवार है। इस एजुकेशन सिस्टम में वो ट्रेंड हुआ है। ये जो अभी 283 जीते हुए हैं, 100 से ज्यादा तो कांग्रेस ही हैं उसमें से, जो बीजेपी के एमपी बने हुए हैं वहां जाकर के। क्योंकि पिताजी कांग्रेसी थे, स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए थे, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के जो एथिक्स थे, मल्टीकल्चरलिज्म, माने कोट पहनना अच्छी बात थी। और आज के यूथ को देखिए, दाढ़ी पहले वो खुद ही बनाना चाहता था, अब रखना चाहता है, नया फैशन है। विराट कोहली भी रखता है, अजरुद्दीन रखता था क्या? एक फर्क को समझिए, अजरुद्दीन मुसलमान था ना, अजरुद्दीन की दाढ़ी आपने देखी है। अब विराट कोहली हिंदू है, उसकी तो दाढ़ी है। क्या है ये है कि रास्ता नहीं मिल रहा, पता नहीं चल रहा है कि क्या करें। यूथ का क्राइसिस हम आपको बताते हैं। उसको रिलेशनशिप में रहना भी है और रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेनी है। शादी भी करना चाहता है, एकदम भावुक हो जाएगा 14 तारीख को वैलेंटाइन डे के दिन, बहुत भावुक हो जाएगा। अब प्यार जो जीवन में था उसको संभाला नहीं,
बोला बहुत पजेसिव थी। चाहिए क्या जीवन में? क्या चाहिए तुमको? नौकरी चाहिए? नौकरी करने जाएगा तो फ्रस्ट्रेट होगा। आपको मैं डेटा बता रहा हूं कि दिल्ली में जो वीकेंड होता है सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट होते हैं। क्यों? काम करेगा कॉर्पोरेट में, जीवन रास्ता वही दिखा था। कॉर्पोरेट में जाकर के काम करेगा तो दोस्त को बुलाएगा, आ जाओ ना आज पार्टी करते हैं, ब्रिंग योर बूज, एक टर्म होता है, अपना अपना लेके आइए, पार्टी साथ में करेंगे। और फिर जब हो गया, पहुंच गए हैं उस अवस्था में जहां बुद्धत्व प्राप्त होता है, तो लगता है कि थोड़ी और कसर है, एक बोतल और ले आओ। बोतल लाने गए, खुद कहीं पहुंच गए। ये हो रहा है हमारे साथ। पता ही नहीं चल रहा है कि हमको क्या चाहिए जीवन में। हमको पुराना चाहिए जो माँ बाप कर रहे थे, या हमको नया चाहिए क्या माँ बाप वाले नहीं करेंगे? अगर माँ बाप वाला नहीं करोगे तो तुमको हिंदू राष्ट्र क्यों चाहिए बे? क्यों चाहिए हिंदू राष्ट्र? सब कुछ पैकेज में आता है, हर चीज पैकेज में आता है, ऐसे कोई चीज नहीं मिलती है, हर चीज पैकेज में आता है। डायलेक्टिकली ग्रीन रेवोल्यूशन हमको पैकेज में आया कि नहीं आया? भूख खत्म करने के लिए किए थे ना, खा करके मरने लगे। तो ये पैकेज में नहीं आएगा, ये भी पैकेज में आएगा। इसीलिए ये दौर आइडियोलॉजिकल संकट का दौर है। हम एंड ऑफ आइडियोलॉजी नहीं कह रहे हैं, आइडियोलॉजिकल संकट का दौर है। जो पुरानी आइडियोलॉजी थी, जिसको डेवलप करके आज की दुनिया की समस्या को समझना था, उसको डेवलप किए नहीं, आपसे में लड़ते रह गए। मुबारक हो आपको। आप तो जो है सीपीआई सीपीएम अलग अलग होते हुए भी लेखक संघ एक हैं। हमारे यहाँ जितनी पार्टी उतने लेखक। बताइए कैसा मार्क्सवाद पढ़े हैं? समाज के लिए मार्क्सवाद पढ़े हैं कि पार्टी के लिए लेखक बने हैं? बताइए, इस सवाल का जवाब हमको दीजिए कोई। किस लिए लेखक हैं आप? समाज समझने के लिए कि पार्टी का झंडा उठाने के लिए? अब पार्टी का झंडा आप सिर्फ उठा देंगे कि पार्टी बना है भौतिक परिस्थितियों से? बेसिक मार्क्सवादी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। भौतिक परिस्थिति बदल जाएगी और आप जो है कम्युनिस्ट पार्टी बचा देंगे? कम्युनिस्ट पार्टी को भी बदलना पड़ेगा उसके हिसाब से। ना आप बचेंगे ना कम्युनिस्ट पार्टी बचेगी। ये जो बुनियादी आइडियोलॉजिकल क्वेश्चन है कि आइडियोलॉजीज को अकॉर्डिंगली डेवलप नहीं किया गया। और आज देखिए कितना मजेदार हो रहा है इस देश में। जिन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगी वो बन गए देशभक्त, और जिन्होंने दिए अपने जान इस देश के लिए वो बन गए देशद्रोही। शबाना आजमी के पिताजी कौन है? कैफी आजमी। कैफी आजमी कौन है? इस देश के साहित्य के इतिहास में कोई कैफी आजमी के योगदान को भुला सकता है? और आज शबाना आजमी से लोग देशभक्त होने का प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। ये बात है। फैज अहमद फैज कौन है? फैज अहमद फैज को दुनिया का बेहतरीन शायरों में से एक कहा जाएगा। उनकी बेटी को दिल्ली में नहीं बोलने दिया। किसने? जो अंग्रेजों के साथ चाय पे चर्चा कर रहे थे। इस देश को के कॉन्स्टिट्यूशन को ऑफिशियली जिन्होंने अपोज किया वो आज किसको देशद्रोही बता रहे हैं? नेहरू के बाल बच्चों को, खुद नेहरू को। ये हालात कैसे पैदा हुए? ये हालात इसलिए पैदा हुए, समाज बदल गया, अहम विचारधारा लेकर के चौराहे पे ही खड़े रह गए। समाज जब बदलेगा ना, वो अपनी विचारधारा भी बदल लेगा। आपकी विचारधारा बदलने का इंतजार समाज नहीं करेगा। इसीलिए अब भी दुखी मत होइए, समाज को बदलते हुए देखिए और उसके हिसाब से आप अपने भी विचार बदल लीजिए। और आज के समय में अगर अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमको यह समझना चाहिए, जब पुरानी संरचना नहीं बची है ना, तो पुराना स्ट्रेटजी भी काम नहीं करेगा। जब पुराने विश्वविद्यालय नहीं बचे हैं तो पुराना स्टूडेंट यूनियन भी नहीं आप बना सकते हैं। जब पुरानी फैक्ट्रियां नहीं बची है तो पुराना ट्रेड यूनियन भी नहीं बनेगा।
और नए समाज की नए मुहावरों को जब तक नए लेखक अपनी लेखनी में शामिल नहीं करेंगे तब तक कोई नया साहित्यिक आंदोलन भी नहीं खड़ा होगा। और इन सवालों को अगर हम ऐड करने के लिए तैयार हैं तो मुझे यह लगता है कि आज के समय में एक साफ साफ राजनीतिक रास्ता खुद इकोनॉमी दिखा रहा है। एक, यह जो ग्लोबल मार्केट का तमाशा है, उस तमाशा का ढोल अपने आप फूट चुका है। नियो लिबरल फोर्स सबसे एग्रेसिव अमेरिका कह रहा है कि इमिग्रेशन रूल्स को हम स्ट्रॉन्ग करेंगे। क्यों? तुम्हारा कोका कोला हम अपने बेटी के ब्याह में पिएंगे, हमारा दामाद जाकर के न्यूयॉर्क में काम नहीं करेगा। तुम्हारा अगर कोका कोला यहां आएगा तो हम भी अमेरिका जाएंगे, नहीं तो दोनों बंद करो। दिस इज द क्वेश्चन, वेरी सिंपल पॉलिटिकल अल्टरनेटिव, कि अगर प्रोडक्ट्स आएंगे तो लेबर भी जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट लेबर से तैयार होता है। अगर प्रोडक्ट फ्री मार्केट बनाना चाहते हो तो लेबर फ्री मार्केट बनाओ, मुझे न्यू लिबरलिज्म से कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज माय न्यू